मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का ये फोर्थ पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर घ है ना, प्रश्न संख्या घ, इसका हम लोग उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या जो घ है उसमें पूछा गया है कि रोबोटिक्स क्या है, इनके प्रमुख घटक कौन से हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो रोबोटिक्स क्या है, इसके घटक के बारे में बताना है और अच्छे से इसको वर्णन करना है। रोबोटिक्स के बारे में जानिए कि रोबोटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोबोट्स, जो कि एक स्वचालित मशीनें होती हैं, को डिजाइन, निर्माण, संचालन और उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रोबोटिक्स एक ऐसा क्षेत्र में है जिसमें रोबोट्स को डिजाइन, निर्माण, संचालन और उनका उपयोग किया जाता है। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और गणित का एक संयोजन है। ठीक है, ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और गणित का एक संयोजन है, इससे मिलकर के बना है। रोबोट्स का मुख्य उद्देश्य मानवीय कार्यों को स्वचालित तरीके से करना है, जैसे कि निर्माण, सर्वेक्षण, चिकित्सा और अन्य प्रकार के परिष्कृत कार्य। रोबोटिक्स के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला इसका घटक है सेंसर। ये रोबोट को अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने में मदद करते हैं। सेंसर के प्रकारों में दृश्य यानी विजन, तापमान, दबाव, गति और ध्वनि सेंसर शामिल है। ये विभिन्न प्रकार के आपके सेंसर हैं। ठीक है, दृश्य के लिए यानी विजन के लिए, तापमान के लिए, दबाव, गति और ध्वनि के लिए। सेंसर रोबोट को निर्णय लेने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं। अगला जो घटक है उसका नाम है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स वह घटक होते हैं जो रोबोट के शरीर या हिस्सों को गति देते हैं। यह मोटर से, सर्वोस और पिस्टन हो सकते हैं। ये सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर रोबोट के अंगों को स्थानांतरित करते हैं। देखिए, एक्चुएटर्स का मतलब हो गया रोबोट का वो हिस्सा जो मूवमेंट करता है। ठीक है, जो मूव करेगा, जो इधर उधर घूमेगा। और ये इधर उधर कैसे घूमता है, तो वे सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर रोबोट्स के अंगों को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जैसे रोबोट्स में जो सेंसर लगा है, अगर उसने ऐसा उसको आदेश दिया कि हाँ मुझे दाईं ओर चलना है, तो आपका जो रोबोट है वो दाईं ओर चलेगा। ठीक। अगला है कंट्रोल सिस्टम। यह रोबोट के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह एक कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है जो सेंसर से डेटा प्राप्त करता है और उसे एक्चुएटर्स को भेजता है। तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जो कि सेंसर से डेटा लेगा और उसको एक्चुएटर्स को भेजेगा। ठीक है, और एक्चुएटर्स उसके अनुसार कार्य करेगा। यह सिस्टम रोबोट को दिशा, गति और कार्यान्वयन के बारे में निर्देशित करता है। ठीक है। अगला घटक है सॉफ्टवेयर। रोबोट की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया कोड। यह किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रोबोट के हर घटक को निर्देशित करता है, जैसे कि गति नियंत्रण, कार्य विभाजन और निर्णय लेना। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका रोबोट एक हार्डवेयर है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। ठीक है, तो रोबोट की जो भी कार्यप्रणाली है उसको नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया जो प्रोग्राम कोड होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी खास तरह के काम को करने के लिए रोबोट के हर घटक को जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देशित करता है। अगला है घटक पावर सप्लाई। रोबोट को ऊर्जा देने के लिए बैटरी, बिजली आपूर्ति या अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यह घटक सुनिश्चित करता है कि रोबोट का हर हिस्सा ठीक से काम करे। अगला घटक है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, दैट इज एआई। कुछ रोबोट्स में एआई का इस्तेमाल होता है जिससे वे मानव के जैसे सोच और निर्णय ले सकते हैं। एआई से रोबोट्स में स्व निर्णय, पर्यावरणीय डेटा को समझने और जटिल कार्यों को सीखने की क्षमता विकसित होती है। इन घटकों का समुचित संयोजन रोबोटिक्स के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को प्रभावी रूप से करने में सक्षम बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्रोन तकनीक से आपका क्या तात्पर्य है, यह कैसे कार्य करता है, इनके प्रमुख प्रकारों के नाम भी बताइए। उत्तर देखते हैं। ड्रोन, जिसे यूएवी यानी अनमैन्ड
एरियल व्हीकल भी कहा जाता है या मानव रहित वायुयान कहा जाता है, एक प्रकार की स्वचालित या रिमोट कंट्रोल्ड तकनीक है जो हवा में उड़ान भर सकती है। इसका उपयोग निगरानी, डिलीवरी, कृषि, रक्षा और मनोरंजन जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। ड्रोन कैसे कार्य करता है? ड्रोन के संचालन की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। उड़ान नियंत्रण प्रणाली यानी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। ड्रोन का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो उड़ान को स्थिर बनाए रखता है, इसमें जीपीएस और जायरोस्कोप जैसे उपकरण शामिल होते हैं। अगला है घटक रिमोट कंट्रोल। ड्रोन को जमीन से नियंत्रित करने के लिए रिमोट का उपयोग होता है। रिमोट सिग्नल ड्रोन के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचता है। अगला है प्रणोदक प्रणाली। इसमें मोटर और प्रोपेलर्स होते हैं जो ड्रोन को ऊपर, नीचे या विभिन्न दिशाओं में गति करने में मदद करते हैं। अगला है बैटरी और ऊर्जा स्रोत। लिथियम पॉलीमर बैटरी ड्रोन को उड़ान के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अगला घटक है कैमरा और सेंसर। निगरानी और विश्लेषण के लिए ड्रोन में कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। सेंसर हवा की दिशा, ऊंचाई और अन्य डेटा को मापने में मदद करते हैं। स्वचालित सॉफ्टवेयर अगला आपका जो ये घटक है, यह ड्रोन को पूर्व निर्धारित मार्गों पर उड़ाने और स्वचालित कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। ड्रोन के प्रकार। पहला प्रकार है मल्टी रोटर ड्रोन। आमतौर पर निगरानी और फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर। अगला है फिक्स्ड विंग ड्रोन। लंबी दूरी और उच्च गति के लिए उपयुक्त, आमतौर पर रक्षा और सर्वेक्षण में उपयोग होते हैं। अगला जो ड्रोन का प्रकार है वो है सिंगल रोटर ड्रोन। एक बड़े हेलीकॉप्टर जैसा इसका डिजाइन होता है, भारी भार उठाने में और लंबी उड़ान के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रकार है हाइब्रिड ड्रोन। मल्टी रोटर और फिक्स्ड विंग ड्रोन का संयोजन, उन दोनों के मिलाने से यानी इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यह जो होता है लंबी दूरी और ऊर्ध्वाधर उड़ान के लिए उपयुक्त होता है। अगला जो ड्रोन का प्रकार है वो है नैनो और माइक्रो ड्रोन्स। छोटे आकार के ड्रोन जो निगरानी और छोटे मिशनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है इनहेरिटेंस क्या है? ये आपका जावा से प्रश्न है। इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले जानते हैं इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रमुख अवधारणा है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट को हिंदी में अवधारणा बोलते हैं, जिसमें एक क्लास है ना, एक क्लास जिसको हम लोग पेरेंट या बेस क्लास कहते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को दूसरी क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक क्लास होगा जिसे हम लोग पेरेंट या बेस क्लास कहेंगे, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे यानी उसमें जो भी वेरिएबल्स और जो भी फंक्शंस होंगे उसको दूसरी क्लास में इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो दूसरा क्लास होता है वो चाइल्ड या डिराइव्ड क्लास कहलाता है। यह कोड रीयूजेबिलिटी और संगठन को बेहतर बनाता है, यानी हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के द्वारा। अगला है इनहेरिटेंस के लाभ। कोड रीयूजेबिलिटी, मौजूदा कोड को दोबारा उपयोग करना। एक्सटेंसिबिलिटी, नए फीचर्स को आसानी से जोड़ना। पढ़ने और समझने में सरल, कोड का जो प्रबंधन है और जो समझना है वो हमारा आसान हो जाता है। इनहेरिटेंस के प्रमुख प्रकार। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें एक चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स को प्राप्त करता है। डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है, मैं यहाँ केवल समझा दे रहा हूं कि ये आपका बेस क्लास है और उससे निकला एक डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो एक ही बेस क्लास होगा और उससे केवल और केवल एक ही डिराइव्ड क्लास निकलेगा। अगला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक चाइल्ड क्लास कई पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड को प्राप्त करता है, यानी एक से ज्यादा आपका जो है पेरेंट क्लास होंगे, है ना। यहाँ मैंने दो दिखाया है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन केवल एक चाइल्ड क्लास होगा। इसे कहते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
एक क्लास दूसरे क्लास से इनहेरिट करती है और वह क्लास किसी और क्लास से। कहने का मतलब, एक क्लास से एक दूसरा क्लास इनहेरिट हुआ और इस क्लास से एक और क्लास इनहेरिट हुआ, तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगला है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास से कई चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट होती है, यानी एक पेरेंट क्लास होगा और उससे बहुत सारे चाइल्ड क्लास इनहेरिट होंगे। फिफ्थ है, पांचवा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यह सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का संयोजन होता है, उसके उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। यहाँ हमने कुछ डायग्राम, कुछ चित्र बनाया है। ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस का है, ठीक है। इधर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का है, जहां पर एक से ज्यादा बेस क्लास होते हैं। इसके बाद ये आपका हाइब्रिड है ना, दो प्रकार के इनहेरिटेंस का ये संयोजन है। ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जिसमें एक क्लास से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्लास जो है इनहेरिट हुआ है। और ये आपका हायरार्किकल है, जिसमें कि एक ही बेस क्लास होंगे और उससे बहुत सारे चाइल्ड क्लास निकलते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता से दो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर, इनपुट लेकर उसका योग और प्रोडक्ट प्रिंट करने हेतु जावा में एक प्रोग्राम लिखिए। यानी जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर दो इनपुट करेगा, दो इंटीजर इनपुट करेगा और वो प्रोग्राम क्या करेगा, उसका जोड़ और उसका गुना, है ना, उसका जोड़ और उसका गुना आपको निकाल करके देगा। तो सबसे पहले कोड में क्या लिखते हैं, कोड में लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम लोग यहाँ बेसिकली स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं पब्लिक क्लास सम प्रोडक्ट, यानी हम लोग सम प्रोडक्ट नाम का एक क्लास बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लास का बॉडी यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनपुट बना रहे हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यानी डेटा लेने का हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। आगे देखिए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर, ये स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। इंट num1 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अगर आपने जावा में प्रोग्राम किया होगा तो आप इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इसके जरिए क्या हो रहा है कि कीबोर्ड से जो भी हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे वो num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। फिर हम लोग यहाँ हमने लिखा सिस्टम आउट प्रिंट इंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इनपुट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा इंट num2 इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, यानी जो हम लोग दूसरा नंबर, दूसरा इंटीजर नंबर डालेंगे वो num2 नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ देखिए इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2। इसका मतलब ये हुआ कि num1 में हमने जो भी वैल्यू डाला होगा और num2 नाम के वेरिएबल में हमने जो भी वैल्यू डाला होगा, दोनों जुड़ करके सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगली लाइन में लिखा गया है इंट प्रोडक्ट इक्वल टू num1 इंटू num2, यानी num1 नाम के वेरिएबल और num2 नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होकर के उनका गुणनफल जो है प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ लिखा सिस्टम आउट प्रिंट एलन सम इक्वल टू, है ना, सम प्लस सम, ठीक है। तो ये तो सम एज इट इज जैसा लिखा है वैसा स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, जबकि ये सम क्या प्रिंट करेगा, जो वैल्यू जुड़ करके आया होगा वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर यहाँ सिस्टम आउट प्रिंट एलन प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट जैसा लिखा है वैसे स्क्रीन पर नजर आएगा। और प्लस करके ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू प्रिंट करेगा, जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ आया होगा, ठीक है। एंड फाइनली इनपुट क्लोज, हमारा यहाँ पर क्लोजिंग हो गया। यहाँ पर पहले मेन फंक्शन बंद होगा, फिर यहाँ पर आपका क्लास बंद होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने दो नंबर इनपुट लिया इंटीजर टाइप का और दोनों का हमने सम किया और प्रोडक्ट किया। अगला प्रश्न है ड्रोन कैलिब्रेशन क्या है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समझाइए। ड्रोन कैलिब्रेशन का अर्थ ड्रोन के विभिन्न सेंसर और उपकरणों को सही ढंग से सेट और समायोजित करना है ताकि यह सटीक और स्थिर तरीके से काम कर सके, ठीक है। इसमें ड्रोन के कंपास, जीपीएस, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर आदि को संतुलित और सटीक रूप से काम करने के लिए तैयार किया जाता है। ड्रोन कैलिब्रेशन के मुख्य भाग, पहला है कंपास कैलिब्रेशन। ड्रोन का कंपास, ठीक है, दिशा निर्धारित करता है। अगर यह सही से कैलिब्रेट ना हो तो ड्रोन गलत दिशा में उड़ सकता है। अगला है जायरोस्कोप कैलिब्रेशन, ठीक है।
इसके बारे में कहा गया है कि ड्रोन की जो स्थिति होती है ना, ड्रोन की जो स्थिति होती है को स्थिर करने में, है ना, स्थिर रखने में मदद करता है। इससे उड़ान के दौरान झटके और अस्थिरता कम होती है। अगला है हमारा एक्सलेरोमीटर कैलिब्रेशन। ड्रोन की गति और झुकाव को मापता है, जिससे ड्रोन संतुलन बनाए रखता है। जीपीएस कैलिब्रेशन ड्रोन को लोकेशन और रूट की सटीक जानकारी देता है, जिससे वह सही दिशा में उड़ सके। अगला पॉइंट है कि ड्रोन कैलिब्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला, सटीक दिशा और नेविगेशन। सही कैलिब्रेशन से ड्रोन तय किए गए रास्ते पर सटीकता से उड़ता है। अगला है सुरक्षा। गलत कैलिब्रेशन से ड्रोन अनियंत्रित हो सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस। कैलिब्रेशन से ड्रोन की उड़ान स्मूथ, मतलब बेहतर, है ना, यहाँ इंग्लिश शब्द लिख दिया गया है, स्मूथ और स्थिर होती है, जिससे इसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। डेटा की सटीकता। फोटोग्राफी, सर्वेइंग या मानचित्रण में सटीक डेटा मिलती है। बैटरी की बचत। संतुलित उड़ान से बैटरी की खपत कम होती है, जिससे ड्रोन ज्यादा देर तक उड़ सकता है। तो बच्चों, ये था आपका यूपी बोर्ड का मॉडल प्रश्न पत्र कंप्यूटर साइंस कक्षा 12 का। हमने मॉडल प्रश्न पत्र का जो हल है 4 भागों में जो है कंप्लीट किया है। आप इन चारों भागों को इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो बच्चों, कैसा रहा आपका ये सॉल्यूशन, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।